अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ और मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं इक़्तिदार के खेल को उसकी असल ज़ुबान में समझने वाले, तंज को मलफूफ अंदाज में पैवस्त करने वाले और हिसाब किताब में तो ऐसे माहिर कि बड़े बड़े सियासी कैलकुलेटर्स जवाब दे जाएं। आपके जाने माने सियासी नजूम के माहिर जनाब नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये आयशा ने तो लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन करा दी है। अभी कम है, अच्छा। लिस्ट बहुत तवील है, लेकिन मैंने सोचा कि हम इसको मुख्तसर रखते हैं और याद करते हैं कि प्रिंट मीडिया से आपका जो पहला कदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पड़ा वो इस प्लेटफॉर्म से पड़ा, यानी दुनिया न्यूज़ से आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सफ़र का आगाज़ किया था। तो वापस आना आपको कैसा लगा? यार वापस आना तो अब बहुत अच्छा लगा, मगर एक दिलचस्प कहानी है उस मौके की कि जब मुझे दुनिया ने याद किया तो वहाँ यहाँ यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब होते थे एज MD। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा आइए आप यहाँ एक प्रोग्राम शुरू करें। तो मैंने उनसे कहा अच्छा मैंने तो कभी किया नहीं है और आमतौर पे तो मैं अंग्रेज़ी सहाफ़त करता हूँ, उर्दू की सहाफ़त मैंने नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं कोई गल नहीं, मैंने सुना आपको एक दो जगह पे, तो आप आ जाएं। सिर्फ ये है कि वो दो बातें हैं यहाँ। मैंने कहा वो क्या? कहने लगे कि वो एक तो 11 बजे होगा। अच्छा। मैंने कहा 11 बजे सारी दुनिया सो जाती है, आप मुझे 11 बजे शुरू करेंगे? अच्छा। कि तो उसका फ़ायदा क्या? तो मुस्कराने लगे, कहते हैं कि वो देखिए ना आपकी जो सोच है ना वो आम सोच नहीं है, कम ही लोग होंगे उसको सुनने वाले। तो हमने सोचा कि ये भी एक सोच है, इसको भी हमें नुमाया करना चाहिए। अच्छा। तो ये फिक्र ना करें कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा। हाँ। हम सिर्फ वैरायटी चाहते हैं। तो क्योंकि आपकी जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव किस्म की सोच है ना, ये यहाँ नहीं चली जाए, ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है, यहाँ बड़ी उस किस्म की सोच है। तो सारे प्रोग्राम वैसे, मगर आपकी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो जाएगी। तो मुझे उन्होंने 11 बजे, मैंने कहा ठीक है मेरा क्या जाता है, अब ठीक है 4 पैसे बन जाएंगे। अच्छा। वहाँ तो प्रिंट में तो कुछ मिलता नहीं था। अच्छा। और ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो दिन है और आज मेरा ख्याल यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब अगर मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि वो दिन भी मुझे याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हारी कोई खास देखने वाले कोई नहीं होगा। It was a non-starter by the way. So therefore मैं बड़ा आई एम वेरी डिलाइटेड, थैंकफुल टू अल्लाह कि थोड़ी बहुत मकबूलियत मिल गई और जो बातें हम करते हैं कुछ लोगों को समझ भी आती है और कुछ पसंद भी करते हैं। हाँ, नहीं ऐसा वैसा ये सफ़र चला, उसके बाद तो सिलसिला ऐसा खुला कि आपकी चिड़िया खासी मकबूल हुई और फिर चिड़िया के बाद बाकी परिंदे भी मीडिया में जगह बनाने लग गए। 2009 से 2011 तक आप दुनिया न्यूज़ के साथ रहे। जनवरी 2011 तक। 11 तक। तो उस दौरान ऐसा कौन सा वाक़या था जो अभी भी आपकी याददाश्त पे सब्त है? यू मीन जब मैंने दुनिया छोड़ा और दूसरी चैनल ज्वाइन की जी, तो कौन सा इंसिडेंट था या कोई जो मुझे याद है कि गैर मामूली था? हाँ गैर मामूली था, जिसके अंदर कोई बातें सीरियस किस्म की संजीदा हुई और शायद मैंने कोई प्रेडिक्शन भी की हो। हाँ। चिड़िया की एंड सो ऑन। क्लासिफाइड फाइल्स से रिलेटेड तो ज़ाहिर है आप खबर अंदर की। हाँ मुझे याद है कि उस वक़्त एक इंसिडेंट हुआ था लाहौर शहर में। एक CIA का कंट्रैक्टर था, अमेरिकन CIA का कंट्रैक्टर रेमंड डेविस। सुना होगा लोगों ने नाम कि रेमंड डेविस अफेयर क्या था। जी। तो वो एक CIA का कंट्रैक्टर था जो कि जासूसी कर रहा था यहाँ और जो जिहादी ग्रुप्स हैं और तालिबान के जो ग्रुप्स हैं उनको ट्रैक डाउन कर रहा था। और मगर ये डिप्लोमेट नहीं था, तो वीज़ा पे आया था। जी। तो उसको किसी 2 बच्चों ने उसको फॉलो कर रहे थे कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो उसने पिस्तौल निकाल के तो उन दोनों को मार दिया। जब वो मार दिया तो गिरफ्तार हो गया उसी वक्त, वहाँ से भाग नहीं सका। यहाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। गिलानी साहब थे प्राइम मिनिस्टर। और ज़ाहिर है अमेरिका की तरफ से बड़ा सख्त प्रेशर आया कि हमारा बंदा है, इसको छोड़ो। यहाँ तक यहाँ एक डिबेट छिड़ गई कि वो डिप्लोमेट है या नहीं है। अमेरिकन ये कहते थे वो डिप्लोमेट है, उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। और कुछ लोग कहते थे नहीं वो डिप्लोमेट नहीं है, ही इज़ नॉट कवर्ड बाय द एक्ट ऑफ डिप्लोमेसी, तो इसलिए उसको ट्रायल होनी चाहिए। तो इतना ज़बरदस्त पब्लिक ओपिनियन और मीडिया ओपिनियन बन गया कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको ट्रायल करनी है। और इट वॉज प्योर एंड सिंपल मर्डर, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी, कोई हमला नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ इसको फॉलो कर रहे थे और इसने उनको मार दिया।
तो उस वक़्त बड़ा सख्त प्रेशर था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर। इनको समझ नहीं आ रही थी कि अब कैसे इसको छोड़ा जाए, निकले कैसे, किसको निकाला कैसे जाए इस दलदल से। और तो उस वक़्त मुझे पूछा गया, तो मुझे पूछा गया जी ये फिर अब क्या होगा। तो मुझे अंदर की खबर तो थी नहीं मेरे पास उस वक़्त अब चिड़िया अभी चली नहीं थी। अच्छा। मगर जो चीज़ मुझे समझ आ रही थी, तजिया जो था वो यही था कि पहली बात तो ये है कि बंदा पीछे नहीं छोड़ेगा, जैसे भी होगा इसको लेके जाएगा वापस। ये उनका एक पॉलिसी है। वो तो 2 बंदे कहीं फंस जाएं तो पूरी की पूरी हेलीकॉप्टर ब्रिगेड भेज देते हैं उनको निकालने के लिए। इट्स नोन एज एक्सट्रैक्शन। उनकी पूरी ट्रेनिंग है टू एक्सट्रैक्ट पीपल। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा ये इसको ना अमेरिका तो लेके जाएगा, मगर हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम कैसे छोड़ेंगे इसको, बड़ा मसला बन जाएगा। लोग मरे हैं, वो तो अपने शहरी की हिफाजत एग्जैक्टली तो फिर मैंने बातों में मैंने कहा एक ही रास्ता है इसको निकालने का। अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि इसको निकालें और अमेरिका भी चाहता है वापस दें और आपने पब्लिक ओपिनियन को भी सेटिस्फाई करना है, तो एक ही रास्ता है, वो इस्लामिक कानून के तहत दियत वीत वाली गेम खेलें और इनको निकाल लें यहाँ से। अच्छा। मैंने कह दिया। या आपने सोल्यूशन दिया या प्रेडिक्ट किया कि ये होगा? मैंने कोई सेमी प्रेडिक्ट किया और सेमी सोल्यूशन दी। सेमी प्रेडिक्ट भी किया कि मेरा ख्याल है कि और कोई रास्ता नहीं है। मेरा ख्याल है ये आप देखिएगा, ये किसास और दियत वाली जो चक्कर है ना, उसके अंदर ये निकाल लेंगे इनको। और फिर वही हुआ। और फिर वो विद इन आई थिंक 15-20 डेज, वो 2-3 महीने रहा यहाँ जेल में। और तकरीबन 2 माह उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा। और फिर वो उसको फैमिली को पैसे दे के उनसे माफ़ करा दिया और वो रिहा हो गए। और जैसे ही वो रिहा हुए, वो जेल में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से शहबाज शरीफ साहब को मैसेजेस भेज रहे थे कि कब निकाले, वो कब निकाल रहे, कब निकाल। अच्छा। वो कह रहे थे हैंग ऑन तो फिर वो उसको ले गए उठा के। अच्छा, ये जो आपकी प्रेडिक्शन है इसके ऐन मुताबिक ये हुआ कि जो खुसूसी अदालत थी समाअत कर रही, फौरी तौर पर उसे शरई अदालत में बदला गया। ये हैपनिंग हुई जो कि रेमन डेविस अपनी बुक में लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। उसको भी नहीं पता था कि रास्ता क्या निकलेगा। इसके लिए वो फिर बाद में मुतालिया करेंगे पाकिस्तान के कवानीन का, तो वो या कर चुके होंगे, पैसे वैसे दिए। और हाँ, अच्छी खासी रकम थी सेठी साहब। तो किसने दिए पैसे? अभी तक तो किसी का नाम नहीं लिया गया कि किसने पैसे दिए। हुकूमत तो दे नहीं सकती थी, बिकॉज कोई सीक्रेट फंड ऐसा नहीं था कि जिसमें से ऑफिशियली दिए जाएं। तो वो तो होता यही है कि जिसकी फैमिली होती है वही देते हैं। तो यहाँ तो कोई फैमिली थी नहीं, और इतनी सख्त कड़ी नज़र थी मीडिया की कि अब क्या होगा, कौन देगा, क्या नहीं होगा। तो इवेंचुअली फिर एजेंसियों ने एक साहब को से रब्ता किया और उनका कि आप पैसे दे दें। अच्छा। बिहाइंड द सीन्स, और ताकि हम इनसे लिखवा लेंगे कि पैसे मिल गए हैं। अच्छा। तो फिर वो साहब ने पैसे दिए। अच्छा। और वो फिर स्पेकुलेट तो किया जाता है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने कोई म्यूचुअल अरेंजमेंट से नहीं, कोई नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं था, जरदारी साहब का कोई रोल नहीं था डायरेक्ट। अच्छा। इनडायरेक्ट ज़रूर हो सकता है, बिकॉज दोनों, एक ही हुकूमत पंजाब में थी, दूसरे की हुकूमत सेंटर में थी, तो जाहिर है कि अप्रूवल तो मिली होगी। और मेरा ख्याल है जिन साहब ने ये पैसे दिए थे वो दोनों से वाकिफ़ थे। अच्छा। और एजेंसियों से भी वाकिफ़ थे, उनके बड़े करीब थे। अच्छा। वो और बात है, नाम मैं नहीं लूँगा, मगर आजकल शायद वो इतने करीब नहीं रहे। हाँ। उस वक़्त बड़े करीब थे। अच्छा, चलें, इसी से बहुत बड़ा इशारा मिल गया।